नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई भर्ती के लिए घटना चक्र की यह बुक आ चुकी है, जो कि आपके लेटेस्ट पैटर्न 2025 की यह बुक है। बहुत ही अच्छी बुक है, इसमें जो है क्वेश्चन बहुत सारे जो है सीधे तौर पे आपके पेपर में आने वाले हैं। तो आप लोग जो है इस बुक को 2 से 3 दिनों में कवर कर लेंगे। साथ ही साथ आपके जो है यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक कवर हो रही है। साथ ही साथ जो है अंकित भाटी सर की बुक कवर हो रही है। सभी आप लोग को जो है लेटेस्ट पैटर्न की सारी बुक यहाँ कवर हो रही हैं, तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है आप लोग अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। देखिए बुक में जो है पूरा का पूरा सिलेबस दिया गया है, विज्ञान से शुरू किया गया है, इतिहास दिया गया है, अर्थव्यवस्था है, उसके बाद पूरा का पूरा भूगोल है, कृषि वाणिज्य है, साथ ही साथ जितने भी आपके पेपर में आने वाले जो है सिलेबस है, सारा का सारा यहाँ दे दिया गया है। तो जो भी लोग जुड़ रहे हैं, आप लोग एक बार ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस सीरीज़ को हम लोग जो है कंटिन्यू करें कि ना करें। देखिए पहले जो है इस सीरीज़ का जितने भी एमसीक्यू सेक्शन है उसको देखा जाएगा, उसके बाद जो है इसका थियरी सेक्शन भी करवा दिया जाएगा, ठीक है ना? तो इसके एमसीक्यू सेक्शन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, देखिएगा आपका पूरा का पूरा विज्ञान यहाँ पर कवर किया गया है। उसके बाद जो है थियरी सेक्शन, उसके बाद इसका एमसीक्यू दिया गया है। तो आप लोग आज जो है विज्ञान, तीनों विज्ञानों के एमसीक्यू जितने भी हैं, सारा का सारा आप लोग कवर कर लेंगे। तो जो भी लोग जुड़े हैं तो प्लीज़ एक बार फिर से बोल रहे हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है? जवाब हो जाएगा यह जो है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम के द्वारा मापी जाती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपका, घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है। घर्षण बल हमेशा किस बल में प्रयुक्त होता है या क्या करता है? इसका जवाब हो जाएगा यह जो है बलों का विरोध करता है। क्या करता है? बलों का विरोध करता है। ए ऑप्शन सही होगा। घर्षण बल दो सतहों के संपर्क में आने पर कार्यरत होता है तथा वस्तु की गति की दिशा में विपरीत दिशा में कार्य करता है। अर्थात घर्षण बल हमेशा गति प्रदान करने वाले बलों का क्या करता है? विरोध करता है। अगला प्रश्न, बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणन द्वारा क्या निरूपित किया जाता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जो है कार्य को निरूपित किया जाता है। डी ऑप्शन सही है, कार्य निरूपित किया जा सकता है। देखते हैं, बल तथा बल की दिशा में उत्पन्न हुए विस्थापन के गुणन में प्राप्त भौतिक राशि कार्य कहलाती है। अर्थात कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में हुआ विस्थापन। बल का एसआई मात्रक की अगर बात किया जाए तो न्यूटन जो है प्रति मीटर या जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को और भी क्या कहते हैं? किस नाम से जानते हैं न्यूटन के गति के प्रथम नियम को? तो इसे जो है जड़ता का नियम कहते हैं, ठीक है ना? जड़ता का नियम कहते हैं न्यूटन के प्रथम नियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विबग्योर के प्रकाश किस रंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है? इसका जवाब हो जाएगा बैंगनी रंग का जो है तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। यहीं लाल की बात किया जाए तो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उसकी व्याख्या दिया गया है, विबग्योर के प्रकाश में बैंगनी यानी जो है वायलेट रंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है, जबकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है। यह जो है हम पहले आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र लेंस किसी बिंब का रेटिना पर किस प्रकार प्रतिबिंब बनाता है? तो जो है इस पे उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। सी ऑप्शन सही है, कैसा? उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। नेत्र लेंस किसी बिंब का रेटिना पर उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण करता है। कार्निया पर लगातार अपवर्तन द्वारा रेटिना पर छवि प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर का। इस प्रश्न में दिया गया है, कौन से नियम के अनुसार आंतरिक ऊर्जा अवस्था का एक कार्य है और आंतरिक ऊर्जा में हुई वृद्धि प्रणाली को आपूर्ति की गई ऊष्मा और प्रणाली द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होता है?
तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह जो है उष्मागति का प्रथम नियम ऐसा कहता है। ए ऑप्शन हो जाएगा क्या, उष्मागति का प्रथम नियम। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्ध्य किसके बराबर होता है? तो यह जो है तरंग वेग के बराबर होता है। ए ऑप्शन सही है, तरंग वेग के बराबर यह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है तो कहा जाता है कि वह किस गति से यात्रा कर रहा है? तो वह जो है पराश्रविक ध्वनि से जो है यात्रा कर रहा है, यानी पराहानिक गति से यात्रा कर रहा है। किससे अधिक हो जाता है? अगर जो है ध्वनि की गति से अधिक हो जाता है तो। 10वां प्रश्न है फ्यूज तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फ्यूज तार के जवाब हो जाएगा इसमें निम्न गलनांक और उच्च चालकता होती है। फ्यूज तार में क्या है? निम्न गलनांक, यानी थोड़ा सा भी जो है इस पर दबाव पड़ता है तो गल जाता है, और उच्च चालकता होती है। बी आपका सही जवाब होगा। दिया गया यहाँ पर फ्यूज तार का गलनांक बिंदु निम्न तथा प्रतिरोध उच्च होने के कारण फ्यूज तार को टिन तथा लेड के मिश्रण से निर्मित किया जाता है। फ्यूज तार की जो है चालकता उच्च होती है। अगला प्रश्न दिया गया है एलईडी अर्धचालक तकनीकी में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है? एलईडी में इसमें जो है गैलियम का प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन सही है किसका? गैलियम का प्रयोग किया जाता है। एलईडी प्रकाश उत्सर्जन डायोड है। इसका मुख्य अवयव गैलियम है। गैलियम को विभिन्न यौगिक का प्रयोग करके विभिन्न रंगों के एलईडी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पेरिस्कोप का उपयोग करता है। जवाब हो जाएगा एक पेरिस्कोप में जो है दो समतल दर्पण प्रयोग में लाए जाते हैं। डी ऑप्शन से हो जाएगा क्या, दो समतल दर्पण जो है प्रयोग में लाए जाते हैं। पेरिस्कोप दो समतल दर्पणों से बनता है। यह एक प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा प्रेक्षक अपने चारों ओर वातावरण को देख सकता है। पेरिस्कोप परावर्तन के नियम के आधार पर कार्य करता है। पेरिस्कोप का उपयोग पनडुब्बी, युद्धपोत, क्रूजर एवं तोप खाने आदि में किया जाता है। सीधे तौर पर यह प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है स्वच्छ आकाश का रंग किस फिनोमिना के कारण नीला दिखाई देता है? आप लोग जानते हैं आकाश जब साफ होता है तो नीला दिखाई देता है, तो यह किसके कारण होता है? जवाब हो जाएगा यह जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। यहाँ पर इसकी व्याख्या दी गई है स्वच्छ आकाश में प्रकाश सूर्य का श्वेत प्रकाश की किरणें वायु में उपस्थित धूल के अति सूक्ष्म कणों के कारण प्रकीर्णन की प्रक्रिया से गुजरती हैं, जिसमें कम तरंगदैर्घ्य के नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होने के कारण इस रंग का प्रकाश चारों ओर बिखर जाता है, जिससे आकाश हल्का जो है नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाशिकी में कौन सा शब्द लेंस के डायाफ्राम के खुलने को संदर्भित करता है, जो स्थानिक रूप से प्रकाश के प्रसार को सीमित करता है? यह जो है द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वारक। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही होगा। प्रकाशिकी में द्वारक शब्द लेंस के डायाफ्राम के खुलने को संदर्भित करता है, जो स्थानिक रूप से प्रकाश के प्रसार को सीमित करता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच दूरी को फोकस दूरी कहलाती है। गोलीय पृष्ठ की इस वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण द्वारक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राकेट प्रणोदक प्रौद्योगिकी निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर कार्य करता है?
तो यह जो है न्यूटन के गति के नियम पर कार्य करता है। बी आपका सही हो जाएगा, न्यूटन के गति के नियम। व्याख्या देखते हैं। रॉकेट प्रौद्योगिकी न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित है। न्यूटन के इस नियम को क्रिया तथा प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। वस्तुतः यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, एक कार की एक समान गति के लिए वेग समय ग्राफ है। जवाब हो जाएगा समय के अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा। डी ऑप्शन हो जाएगा, इसका ग्राफ जो है समानांतर एवं सीधी रेखा में होता है। इसकी व्याख्या इंपॉर्टेंट नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किया गया है, आवेग को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। आवेग को, जवाब हो जाएगा, किसी पिंड पर थोड़े समय के लिए कार्य करने वाला बल आवेग कहलाता है। डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या, किसी पिंड पर थोड़े समय के लिए कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। जब कोई अधिक परिमाण का बल किसी वस्तु पर अल्प समयांतराल के लिए लगता है, उदाहरण के लिए दिया गया है बल्ले से गेंद को मारना, हथौड़े से कील को ठोकना, तो बल समयावधि के गुणनफल का आवेग कहलाता है। आवेग को जे से परिभाषित किया जाता है। आवेग की इकाई जो है न्यूटन सेकेंड या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। यहीं इसकी परिभाषा की बात किया जाए इसका सूत्र का, तो आवेग बराबर बल गुणे समयावधि, यानी एफ मल्टीप्लाई डेल्टा टी। यहाँ से भौतिक विज्ञान के एमसीक्यू पूरे होते हैं। अब आते हैं हम लोग जो है रसायन विज्ञान के एमसीक्यू सेक्शन पर। रसायन विज्ञान में पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत है, ध्यान दीजिएगा। जवाब हो जाएगा, यह जो है जॉन डाल्टन को माना जाता है। ए ऑप्शन सही होगा, जॉन डाल्टन। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक जॉन डाल्टन को माना जाता है। ऑटो हॉर्न एक जर्मन रसायनज्ञ थे जिन्हें नाभिकीय विखंडन की खोज का श्रेय जाता है, जिसके कारण परमाणु बम जैसे विनाशक हथियार बनाना संभव हुआ। यहीं ऑप्शन में रॉबर्ट बायल की दिया गया, तो इसे भी देख लेते हैं। रॉबर्ट बायल को प्रथम आधुनिक रसायनज्ञ माना जाता है जिन्होंने गैसीय नियम दिया, जिसे बायल का नियम भी कहते हैं। और विलार्ड गिब्स अमेरिका के वैज्ञानिक थे, उन्होंने ऊष्मागतिकी संबंधी समीकरण दिए। अगला प्रश्न देखने से पहले आप लोग जो है कमेंट में एक बार बता दीजिएगा कि इसका जो है थियरी सेक्शन भी आप लोग चाहते हैं तो थियरी सेक्शन भी पूरा करवा दिया जाएगा। बहुत ही अच्छी यह बुक है। क्वेश्चन दिया गया है, एक तत्व के समस्थानिक में कितने या कैसे गुण होते हैं। जवाब हो जाएगा, समस्थानिक में जो है समान भौतिक गुण होते हैं। ये ऑप्शन हो जाएगा क्या, समान भौतिक गुण होते हैं, वही समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक एवं संभारिक में अंतर आप लोग जो है क्लास 8-9 में पढ़े हैं बहुत डिटेल में, तो उसे आप लोग जो है रिकॉल कीजिएगा। किसी तत्व के समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, अर्थात इसके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, अतः समस्थानिकों की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व की परमाणु संख्या किससे निर्धारित होती है। किसी तत्व की जो है परमाणु संख्या किससे निर्धारित होती है पूछा गया है। तो यह जो है परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या से निर्धारित होती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या, परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या से यह निर्धारित होती है। किसी तत्व की परमाणु संख्या तत्व के एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? परमाणु त्रिज्या इनमें से सबसे अधिक किसकी है? जवाब हो जाएगा लिथियम की। ये आपका सही जवाब होगा। किसकी है सबसे अधिक? लिथियम की है। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में दाएं से बाएं की ओर बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है, जबकि बाएं से दाएं की ओर बढ़ने पर घट जाती है। दिए गए विकल्पों में से चूंकि लिथियम आवर्त सारणी में बेरिलियम, कार्बन और नाइट्रोजन के बाईं ओर है, इसलिए लिथियम की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से उपधातु हैं? इनमें से जो है कौन से हैं जो उपधातु हैं? जवाब हो जाएगा बोरॉन, सिलिकॉन और एंटीमनी जो हैं ये तीनों की तीनों क्या हैं? उपधातु हैं। बी आपका सही जवाब हो जाएगा। वे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहा जाता है। बोरान, सिलिकॉन, एंटीमनी, आर्सेनिक, जर्मेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम उपधातु हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातुओं की संख्या कितनी है? 7। कुल 7 उपधातुएं हैं, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु लवण पानी में अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है? अस्थायी कठोरता के लिए जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CaCl2 जो है पानी में अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी। कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2 एक अकार्बनिक यौगिक है। यह कमरे के ताप पर सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है तथा पानी में अति विलेय होता है। यह पानी में अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत क्षय को कम करने के लिए टूथपेस्ट में क्या मिलाया जाता है? तो उसमें जो है फ्लोराइड मिलाया जाता है। सी ऑप्शन से ये क्या मिलाया जाता है? फ्लोराइड मिलाया जाता है। दंत क्षय को कम करने के लिए टूथपेस्ट में फ्लोराइड मिलाया जाता है। फ्लोराइड एक खनिज है जो दांतों के इनेमल को मजबूत करने में मदद करता है, जिससे यह मुख में बैक्टीरिया के अम्ल के प्रति अधिक प्रतिरोधी होता है। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जवाब हो जाएगा, इसका नाम जो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। डी ऑप्शन हो जाएगा क्या? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीडाइड्रेट है। इसका सूत्र की अगर बात किया जाए तो CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। CaSO2 माफ कीजिएगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु सोने और चांदी का एक संयोजक है? सोने और चांदी का तो यह जो है इलेक्ट्रम है। ए ऑप्शन हो जाएगा क्या? इलेक्ट्रम। इलेक्ट्रम मिश्र धातु सोने और चांदी का एक संयोजन है। इनमें आंशिक मात्रा में तांबा या अन्य धातुएं हैं। अधिकांश प्राकृतिक इलेक्ट्रम में तांबा, लोहा, पैलेडियम, बिस्मिथ आदि धातुएं भी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वेल्डिंग के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली एसिटिलीन नामक हल्की इथरीय गंध वाली रंगहीन गैस प्रणालीगत का नाम क्या है? तो इसका नाम जो है एथील है। क्या नाम है इसका? एथीन इसका नाम है। आगे आते हैं, विस्कोर फाइबर कहाँ से प्राप्त किया जाता है? विस्कोर फाइबर
जवाब हो जाएगा, यह जो है सेलुलोज से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन यहाँ से ए सही है, सेलुलोज। विस्कोर फाइबर सेलुलोज से प्राप्त किया जाता है, जो कि पादप कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है। आप लोग जानते हैं पादप की कोशिकाओं में सेलुलोज पाया जाता है। विस्कोस रेशा प्राप्त करने के लिए सेलुलोज की विभिन्न रासायनिक पदार्थों से क्रिया कराई जाती है। अगला क्वेश्चन है जिप्सम का रासायनिक सूत्र। जिप्सम का जवाब हो जाएगा CaSO4 इंटू 2H2O। क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O। जिप्सम सीमेंट के जमने की दर को घटाता है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह कैल्शियम का सल्फेट है, जिसमें जल के भी दो अणु रहते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O होता है। यह एक तहदार खनिज है, जिसे लैनाइट भी कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, उर्वरक, कांच, पोर्सेलेन आदि को बनाने में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है नॉन स्टिक तवे पर किसकी परत चढ़ी होती है? नॉन स्टिक तवे पर इस पे जो है पॉलीट्रेटा फ्लोरोएथिलीन का जो है परत चढ़ी होती है। किसकी? पॉलीट्रेटा फ्लोरोएथिलीन की परत इस पे होती है। सी आपका सही जवाब होगा। नॉन स्टिक तवे पर पॉलीट्रेटा फ्लोरोएथिलीन की परत चढ़ी होती है। पॉलीट्रेटा फ्लोरोएथिलीन एक संश्लेषी फ्लोरी बहुलक है। इसका अन्य नाम टेफ्लॉन है। देखिए टेफ्लॉन करके बार बार आता है। इसका अन्य नाम क्या है? टेफ्लॉन है। इस पर विद्युत ऊष्मा का अतिरिक्त प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी पाउडर में किसकी मिलावट होती है? हल्दी पाउडर जो आप लोग दुकान से लाते हैं, इसमें किसकी मिलावट होती है? इसमें जो है लेड क्रोमेट मिलाया जाता है। ऑप्शन यहाँ से ए सही होगा। क्या? लेड क्रोमेट। हल्दी में लेड क्रोमेट हल्दी की रंगत को बेहतर बनाने और इसे ज्यादा पीला या चमकीला दिखने के लिए मिलाया जाता है। हल्दी में करक्यूनियम नामक रसायन होता है, जो किसी व्यक्ति के शरीर में हड्डी की चोट के कारण उत्पन्न सूजन को कम कर सकता है। आप लोग देखते हैं किसी को चोट लगती है तो जो है हल्दी जो है में तिल और जो है और भी चीजें मिलाकर रखी जाती है, जिससे सूजन और दर्द में राहत मिलती है। 15वां प्रश्न देखते हैं। सही मिलान करना है कॉलम को। एक तरफ जो है अपमिश्रक दिया गया, दूसरी तरफ खाद्य सामग्री दी गई है। तो जो है पपीते के बीज में जो है क्या खाद्य सामग्री मिलती है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से पहले का डी से मिलाएंगे। वही चीज जो है काली मिर्च में होती है। आर्जीमोन के बीज में जो होती है वह जो है आपके सरसों के तेल में होती है। सरसों के तेल में। और डिटर्जेंट की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है आपके दुग्ध में जो है होती है। और जो है इलाइलिन रंजक जो है हल्दी में होता है। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसकी खोज जो है ऑटो हॉर्न ने की थी। वहां से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑटो हॉर्न ने। नाभिकीय विखंडन की खोज ऑटो हॉर्न ने फिट्ज स्ट्रासमैन के साथ मिलकर 1939 में किया था। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में नाभिक दो बराबर भागों में विखंडित हो जाता है। नाभिकीय विखंडन में अत्यधिक ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है। 17वां प्रश्न दिया गया है प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा होता है। जवाब हो जाता है ऑप्शन ऑप्शन सी, यहाँ ओजोन होता है। ठीक है ना, ओजोन होता है। सी ऑप्शन सही होगा। प्रकाश रासायनिक स्मॉग अर्थात नाइट्रोजन ऑक्साइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में
पारस्परिक रसायन क्रिया का कारण नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन तथा पैरासीटल एसिड नाइट्रेट उत्पादित करती है, जिन्हें सामूहिक रूप में प्रकाश रासायनिक स्मॉग भी कहा जाता है। यहाँ से जो है रसायन विज्ञान भी समाप्त होता है। अब जो है जीव विज्ञान के सेक्शन पर आते हैं, इसकी भी एमसीक्यू देखेंगे। एक बार फिर से आप लोग से हम कह रहे हैं, अगर आपको जो है इसका डिटेल चाहिए यानी इसके थ्योरी सेक्शन भी चाहिए तो कमेंट में आप लोग जरूर बता दें, इसका थ्योरी सेक्शन भी कवर करवा दिया जाएगा। देखते हैं जीव विज्ञान के एमसीक्यू। पहला प्रश्न है, विशेष रूप से निर्मित पोखरों और तालाबों में मत्स्य पालन को क्या कहते हैं? जवाब हो जाएगा, इसे जो है हम लोग पीसी कल्चर कहते हैं। बी ऑप्शन से क्या कहते हैं? पीसी कल्चर कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ फलों को उगाना है? तो यह जो है क्या कहलाता है? पोमी कल्चर। पोमी कल्चर के जो है बागवानी या फलों को उगाना संबंधित है। पोमी कल्चर से तात्पर्य है फलों को उगाना। पोमी कल्चर शब्द लैटिन शब्द पोपस से लिया गया, जिसका अर्थ फल होता है। सामान्यतः पोमी कल्चर के माध्यम से उगाए जाने वाले फलों में क्या क्या? सेब आता है, नाशपाती, ये सब फलें आती हैं। प्राणियों में पाए जाने वाले अंतः परजीवी की पहचान कीजिए। इनमें से कौन सा परजीवी है जो प्राणियों में पाया जाता है? जवाब हो जाएगा जो है चपटे कृमि, जो होते हैं प्राणियों के जो है अंतः परजीवी है, यानी अंदर पाए जाते हैं। प्राणियों में पाए जाने वाले अंतः परजीवी प्रायः प्राणियों के शरीर के अंदर रहते हैं। उदाहरण के लिए आंत में रहते हैं, फेफड़े तथा रक्त वाहिनियों में पाए जाने वाले परजीवी ये अपना पोषण इन्हीं से प्राप्त करते हैं और गंभीर बीमारी का कारण बन सकते हैं। अंतः परजीवी के उदाहरण कौन कौन है? चपटे कृमि, जिसे जो है फ्लैट वार्म कहा जाता है, टिप वार्म है, राउंड वार्म है, ये सब जो है अंतः कृमि कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच एक अभिवेदन परत मौजूद रहती है, किस नाम से यह परत है? तो इसे जो है मेसोग्लिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मेसोग्लिया। ऑप्शन सी सही जवाब में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्न, हार्सटेल और लाइकोफाइट्स निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित हैं? तो यह जो है टेरिडोफाइटा जो है समूह से संबंधित है। किससे संबंधित है? टेरिडोफाइटा समूह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजाणुभिद अवस्था किस पादप समूह से प्रभावित होती है? जवाब हो जाएगा यह जो है संवहनी पादप से प्रभावित होती है। ऑप्शन यहाँ से सी सही होगा, संवहनी पादप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ एनेलिडा का उदाहरण है? एनेलिडा का जवाब हो जाएगा केंचुआ जो है एनेलिडा का उदाहरण है। डी आपका सही जवाब होगा, केंचुआ। एनेलिडा संघ का उदाहरण केंचुआ है। केंचुआ का शरीर लंबा, बेलनाकार एवं खंडित होता है। यह एक उभयलिंगी प्राणी है, जिनमें नर और मादा दोनों यौन अंग होते हैं, जिनमें एक हाइड्रोस्टैटिक कंकाल होता है तथा एक केंद्रीय एवं परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है। केचुआ सामान्यतः मिट्टी में पाए जाते हैं और खुदाई एवं अपघटन गतिविधियों के माध्यम से मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाकर पारिस्थितिकी तंत्र को महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए जो है केचुओं को क्या कहा जाता है? किसान का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसको पादप जगत का जल स्थल चर कहा जाता है? जवाब हो जाएगा बायोफाइटा को जो है जल स्थल चर कहा जाता है, यानी दोनों जगहों पर ये होते हैं। क्या? बायोफाइटा। देखते हैं इसके बारे में।
उभयचर वे जीव हैं जो जमीन और पानी दोनों में रहते हैं। बायोफाइट्स को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, क्योंकि ये पौधे मिट्टी में तो रहते हैं किंतु लैंगिक जन्म के लिए जल पर निर्भर रहते हैं। यह प्रायः नम, सीलन यानी आर्द्र तथा छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। ये अनुक्रमण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कोई होता है, काई जैसे होता है, और लिवर वार्स होता है, और हार्न वार्स होता है। ये सब किसके उदाहरण है? ये सब जो है बायोफाइट्स के उदाहरण है। अगला प्रश्न है, किसके सदस्य सामान्यतः लाल शैवाल कहलाते हैं? किस समूह के सदस्य लाल शैवाल कहलाते हैं? तो हो जाएगा आपका रोडोफाइसी। रोडोफाइसी समूह के सदस्य क्या कहलाते हैं? लाल शैवाल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवाल के किस वर्ग को प्रायः हरा शैवाल कहा जाता है? इसका जवाब हो जाएगा क्लोरोफाइसी को जो है हरा शैवाल कहा जाता है। किसको? क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी हरे शैवाल का एक बड़ा एवं महत्वपूर्ण समूह है। इसमें क्लोरोफिल ए और बी प्रमुख वर्णक उपस्थित होते हैं, जिसके कारण इसका रंग हरा होता है। इस समूह के सामान्य सदस्य कौन-कौन हैं? जैसे क्लेमे क्लेमाइडोनोनास, वालवाक्स, यूलोथिक्स, स्पाइरोगायरा, ये सब जो है क्लोरोफाइसी समूह के अंतर्गत आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इनमें से किसमें नहीं पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, जवाब हो जाएगा जीवाणुओं में जो है माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित रहता है। डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? पादप कोशिकाओं के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? सिंपल सा प्रश्न है, इसे जो है कोशिका भित्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति। देखते हैं इसके बारे में। पादप कोशिकाओं के सबसे बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल कहा जाता है। यह पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहरी संरचनात्मक परत होती है। यह भित्ति पादप कोशिकाओं को संरचनात्मक सहायता एवं संरक्षण प्रदान करती है। यह लचीला और कठोर भी हो सकती है। कोशिका भित्ति जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित रहती है। इसका मतलब है कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। अगला प्रश्न है, किस अंगक को कोशिका का डाकघर कहा जाता है? किस अंग को जो है कोशिका का डाकघर कहा जाता है? तो हो जाएगा जवाब गाल्जी उपकरण, यानी गाल्जी काय जो होता है, इसको जो है कोशिका का डाकघर कहा जाता है। गाल्जी उपकरण को कोशिका का डाकघर कहा जाता है क्योंकि यह अणुओं जैसे प्रोटीन और लिपिड को कोशिका के विभिन्न भागों तथा कोशिका के बाहर पैक करता है और वितरित करता है। यह अणुओं को पुटिकाओं में संशोधित एवं वर्गीकृत करता है तथा पैक करके उन्हें गंतव्य स्थानों तक भेजता है। गाल्जी उपकरण जो है यूकेरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होता है, जिनमें जंतु एवं पादप कोशिकाएं शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का कौन सा भाग पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है? पोषक तत्वों को किसमें? ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सूत्रकणिका जो होता है यह करता है। सी ऑप्शन हो जाएगा क्या? सूत्रकणिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का कचरा निपटान है? यानी कचरे को जो है शरीर में चले जाते हैं, उसका निपटारा कौन करता है? तो यह जो है लाइसोसोम करता है। सी ऑप्शन सही है, क्या करता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम एकल झिल्ली से घिरा एक कोशिकांग है जिसमें से पाचन एंजाइम स्रावित होता है। लाइसोसोम विभिन्न कोशिका प्रक्रियाओं जैसे घिसी-पिटी कोशिकाओं को विखंडित करना, अन्य बाह्य बैक्टीरिया आदि को नष्ट करने का कार्य करता है।
इसलिए इसे कोशिका का कचरा निपटान भी कहते हैं। अगले प्रश्न में जो है स्तंभ फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका की रसोई किसको कहते हैं? जवाब हो जाएगा प्लारिस्टिड को कोशिका की रसोई कहते हैं। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? जवाब हो जाएगा यह जो है लाइसोसोम को कहते हैं। और कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो यह जो है न्यूक्लियस को जो है कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। इस तरह से मिला देंगे तो आपका ऑप्शन डी सही जवाब में आ जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है मेंडल को किस रूप में जाना जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल जो है इनको किस रूप में जाना जाता है? इन्होंने क्या किया था? जवाब हो जाएगा इन्होंने जो है जेनेटिक्स के जनक कहलाते हैं। ठीक है ना, जेनेटिक्स के जनक कहलाते हैं कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल। वही मेंडल जिन्होंने जो है मटर के बीजों पे शोध किया था। आप लोग जो है पहले से पढ़ते आए हैं इनके बारे में। यहाँ सबके बारे में दिया गया तो एक एक करके देख लेते हैं। शारीरिक क्रिया विज्ञान के जनक जो है क्लाउड बर्डन कहते हैं। भूगर्भ शास्त्र के जनक जो है जेम्स हटन कहलाते हैं। अनुवांशिकी के जनक वही ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु कहलाते हैं। आगे देखते हैं वनस्पति विज्ञान के जनक जो है थियोफ्रेस्टस कहलाते हैं। सबके बारे में आप लोग यहाँ से डिटेल में देख सकते हैं। आगे देखते हैं रिकेट्स और रतौंधी क्रमशः किसकी कमी से होते हैं? तो इसके और भी ऑप्शन देखते हैं। दो ऑप्शन यहाँ दिए, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से होता है, जिसमें जो है हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। अगला प्रश्न दिया गया है इनमें से कौन है वे रक्त वाहिनियां हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को वापस हृदय में ले जाती हैं? जवाब हो जाएगा ये शिराएं कहलाती हैं। ठीक है ना, ये शिराएं कहलाती यानी अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने के लिए जो है हृदय तक ले जाती हैं शिराएं। और धमनियां क्या करती हैं? शुद्ध रक्त को शरीर के अंगों तक पहुंचाती है। यह जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखते हैं शिराएं रक्त वाहिनियां हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त यानी अशुद्ध रक्त को वापस हृदय में ले जाती हैं। अपवाद के रूप में देखिए अपवाद ही पूछा जाता है क्या? फुफ्फुस शिराएं। ठीक है ना, यानी पल्मोनरी वेनस फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त शुद्ध रक्त को हृदय तक पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे जीव जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण कहलाते हैं कहते हैं करते हैं क्या कहलाते हैं? वे जीव जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं इनको क्या कहा जाता है? जवाब हो जाएगा इनको जो है विषम पोषी कहा जाता है। ये आपका सही जवाब हो जाएगा क्या? विषम पोषी। वे जीव जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं विषम पोषी कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, बिल्ली, हिरण आदि पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिस कारण इसे स्वपोषी कहलाते हैं। यानी पौधे जो है स्वपोषी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है टाइफाइड और टीबी किस प्रकार के रोग हैं? टाइफाइड और टीबी तो यह जो है जीवाणु जनित रोग है। कैसे हैं? जीवाणु जनित रोग हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा। टाइफाइड और टीबी जीवाणु जनित रोग हैं। टीबी बैक्टीरिया को माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जबकि टाइफाइड के जीवाणु को जो है साल्मोनेला टाइफी कहा जाता है। अगला प्रश्न है निद्रा रोग एक रोगवाहक सूक्ष्मजीव द्वारा जनित रोग है जो कि सूक्ष्म परजीवी प्रजातियों के संक्रमण से होता है। निद्रा रोग यानी अधिकतम नींद आती। जवाब हो जाएगा यह जो है ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी से होता है। ध्यान दीजिएगा, उच्चारण सही से कीजिएगा। ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी, ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा।
निद्रा रोग ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी नामक एक कोशिकीय परजीवी द्वारा होता है तथा इसकी वाहक सीसी मक्खी, ठीक है ना, है यानी सीसी मक्खी के कारण जो है काटने के कारण निद्रा रोग होती है। निद्रा रोग के रोगी दिन में भी नींद से बेझिल मालूम पड़ता है तथा ऊँघता रहता है, यानी हमेशा उसको नींद आती रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत सुमेलित? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्रोमेगाली जो है एड्रेनालिन नहीं होता है। यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। एक्रोमेगाली रोग पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित सोमाटोट्रोपिन या वृद्धि हार्मोन्स के अतिस्रावण से होता है, जिसमें शरीर में गोरिल्ला की भांति बोडेल और कुरूप अनुपातिक भीमकाय हो जाता है, जिसे एक्रोमेगाली कहते हैं। मधुमेह, इंसुलिन, घेंघा थायरॉक्सिन और कुशिंग सिंड्रोम कोर्टिसोल का जोड़ा सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक उपभोक्ता है? जवाब हो जाएगा सांप। सांप एक तृतीयक उपभोक्ता है, बी ऑप्शन सही होगा। खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का क्रम है जिसके द्वारा एक पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य ऊर्जा प्रभाव होता है। उदाहरण जैसे पौधे जो कि उत्पादक कहलाते हैं, तितली द्वारा खाया जाता है, तितली को चूहा खाता है, चूहा को सांप खाता है, अतः सांप तृतीयक उपभोक्ता है। ठीक है ना, जो साइकिल बनती है आप लोग गोला सा देखे होंगे वही आपका जो है बनाता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे पौधों से ऊर्जा मिलती है तितली को, तितली से ऊर्जा चूहे को मिलती है, यानी पौधे को तितली खाती है, तितली को चूहा खाता है, चूहे को सांप खाता है। तो यह जो है उत्पादक है, प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उत्पादक, उसके बाद तृतीयक उत्पादक के अंतर्गत सांप आ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राकृतिक स्रोत अम्ल का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जवाब हो जाएगा इमली में जो है ऑक्सैलिक अम्ल नहीं पाया जाता है, यहाँ से आपका डी सही हो जाएगा। संतरा में साइट्रिक पाया जाता है, सिरका में एसिटिक और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इमली में क्या पाया जाता है? इसमें जो है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम मधुरक है? कृत्रिम मधुरक, जवाब हो जाएगा सैकरीन एक कृत्रिम मधुरक है। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा, सैकरीन। 27 नंबर का प्रश्न है, प्रतिरक्षात्मक रोगों का इलाज निम्न में से किस दवा से किया जाता है? जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, गामा ग्लोबुलिन के द्वारा किया जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह जो है यूपीएसआई 2017 में प्रश्न पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथ्रेक्स जो एक घातक रक्त रोग का कारण बनता है किस प्रकार की सूक्ष्मजीवी है? जवाब हो जाएगा यह जो है एक जीवाणु है। क्या है? यह एक जीवाणु है। यह जो है यूपीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। एंथ्रेक्स जीवाणु से घातक रक्त रोग होते हैं जिसका नाम बैसिलस एंथ्रेसिस है, जो मृदा में पाया जाता है। इससे घरेलू और जंगली जानवरों में के रंग हो जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से आपका जो है विज्ञान का पूरा सेक्शन समाप्त हो जाता है। आगे के लेक्चर में हम लोग इतिहास पूरा देख लेंगे, एमसीक्यू सेक्शन ही इसे पहली बार कवर किया जाएगा, उसके बाद थियरी सेक्शन भी आएगा। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।